चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किन रिएक्शंस को हम बोल सकते हैं। चलो इस पूरे चैप्टर में जल्दी से देख लेते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब समर में, गर्मियों में दूध हम बाहर छोड़ देते हैं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में या कम टेम्परेचर में नहीं रखते हैं, तो क्या होता है दूध के साथ? दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, दूध फट जाता है। ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। कैसे होता है देखेंगे। एन आयरन तवा, पेन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। यानी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हवा में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेरिक एयर में, तो उस ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन होकर जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हमने उनको वेल मेंटेन्ड नहीं रखा है तो उनके ऊपर कुछ इस तरीके का रस्ट जैसा, यानी रस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अगेन रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज केमिकल रिएक्शन, क्योंकि देखो ओरिजिनली जो तवा है आयरन का वो कुछ ऐसा दिखता है, और जब ये केमिकली रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ह्यूमिड एयर के साथ, ह्यूमिड एयर है तो उसमें वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट होगा, तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद जो सिचुएशन होगी तवे की, आयरन ऑब्जेक्ट्स की, वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो इसमें ये सब्सटेंस क्या है? व्हाट इज दिस? ये है हमारा रस्ट, जो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स को डैमेज करने का काम करता है। तो ये जो चेंज है, कन्वर्जन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स की अपर लेयर का किसमें? रस्ट में, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? पुराने सब्सटेंसेस से किसी चीज में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, और ये जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज ओल्डर जो हमारे सब्सटेंसेस हैं इनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी ग्रेप्स को या अलग अलग फ्रूट्स को, एप्पल को हम फर्मेंटेशन उनके ऊपर प्रोसेस करवाते हैं, यानी कुछ एंजाइम्स के साथ उनका रिएक्शन करवाते हैं, तो उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है। किनकी? ग्रेप्स की हो गई, एप्पल की हो गई, या बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनसे हम फ्रूट बियर बनाते हैं, एल्कोहल्स बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट एंजाइम, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब ईस्ट रेस्पायर करता है, फर्मेंटेशन में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट जब रेस्पायर करेगा तो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वही एल्कोहल जो है वो फ्रूट बियर में या एल्कोहलिक ड्रिंक्स में वो जो सेंसेशनल टेस्ट होते हैं वो लेकर आते हैं। तो वो जो टेस्ट चेंज होता है वो फर्मेंटेशन में ईस्ट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, और अगेन इस रिएक्शन को भी हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। फूड इज कुक्ड, यानी खाना जब पकता है तो भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होता है। जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं फूड में, जितने भी रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हीट एनर्जी से उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज होता है, और चेंज होने के बाद हमारे न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं, यानी फूड कुक्ड हो जाता है, जिसका अलग टेस्ट और अलग प्रॉपर्टीज होती है फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स। तो अगेन दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द केमिकल चेंज। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। जो खाना हम खाते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स इनमें कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे एंजाइम्स उन पर एक्ट करते हैं। द एंजाइम्स का एक्शन ऑन द फूड दैट वी हैव टेकन इन, और उनसे न्यू सब्सटेंसेस का बनना, तो ये एंटायर प्रोसेस भी, डाइजेशन का एंटायर प्रोसेस भी बच्चों केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्लियर? वी रेस्पायर माने वी टेक इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में लेते हैं। हर एक सेल के पास ऑक्सीजन जाती है कहाँ? डाइजेस्टेड फूड, यानी ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है, तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और फूड के ऑक्सीडेशन के बाद न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। और इसमें क्योंकि न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं विद वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द केमिकल रिएक्शंस। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substances, क्या बोल रहा है? देखो जितनी भी सिचुएशंस हमने देखी,
मिल्क का गर्म टेम्परेचर में रखने से जो टेस्ट चेंज हो जाता है, जो हम बोलते हैं दूध फट गया, मम्मी बोलते हैं दूध फट गया, तो फटना मतलब उसके ऊपर वो टेम्परेचर की वजह से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, रिएक्शन की वजह से उसमें या तो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, या तो फिर वो बोलते हैं ना दूध फटने वाली सिचुएशन आ जाती है, वो पहली कंडीशन। फिर हमने देखा आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो रस्टिंग लग जाती है ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आने से, वो वाली सिचुएशन। हमारा खाना पकता है, वहां पर भी न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, हम रेस्पायर करते हैं, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें किसके एग्जांपल्स हैं? केमिकल रिएक्शंस के, केमिकल चेंजेस के। केमिकल चेंजेस को जब हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस। इनिशियल मतलब जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में थे, और रिएक्शन के बाद, चेंज के बाद अब जैसे उनकी कंडीशन हो गई है, वो चेंज हो गई, बिल्कुल बदल गई है, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन है। और ये रिवर्सिबल भी नहीं होती है। मतलब अगर दूध एक बार फट गया या उससे कर्ड बन गया है, पनीर बन गया है, तो उस पनीर से या उस कर्ड से हम वापस मिल्क नहीं प्रोड्यूस करवा सकते। मतलब ये रिवर्सिबल नहीं होता, तो इट इज इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारा खाना पक चुका है तो उस पके हुए खाने से हम वापस से रॉ मटेरियल्स नहीं लेके आ सकते हैं, तो अगेन इट इज ऑल्सो ए irreversible example of chemical reaction. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड, यानी जो हमारे इनिशियल सब्सटेंसेस थे रिएक्शन के बाद वो कुछ किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे केमिकल चेंजेस। तो पहले चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस व्हिच आर परमानेंट, जो परमानेंट होते हैं। यानी अगर आपका मिल्क कन्वर्ट हो गया है कर्ड में, तो यू विल नेवर गोइंग टू गेट milk back from the curd. ठीक है, तो this is the permanent change. Second thing is new substances with the new properties are produced in chemical reactions. मतलब नए सब्सटेंस बनेंगे with नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो ये भी हमारे केमिकल चेंज की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि नए जो सब्सटेंसेस बनेंगे वो इनिशियल सब्सटेंसेस के कंपैरेटिवली डिफरेंट प्रॉपर्टीज गेन करते हैं। तो अगेन वो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और डिटेल्स में देखते हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी किसी चीज की वजह से उसका केमिकल, यानी किसी भी XYZ का केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आए हैं, तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, केमिकल चेंज कैसे होगा? जब कोई एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल के इंपैक्ट से अपना इनिशियल नेचर चेंज कर दे, अपना इनिशियल केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर दे, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या है? बर्नर, और दिस इज अ फ्लास्क, प्लेट है जिसमें हम कलेक्ट करेंगे कुछ। Caution, this activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear eye protection. Eye protection है मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी? वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आवर चैप्टर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसे सैंड पेपर से या फिल्टर पेपर से रब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम नेचुरली ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो मैग्नीशियम रिबन पर डिपॉजिट होती है। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, मैग्नीशियम उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका होता है, तो रिबन की जो लेयर है उस लेयर के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए पहले हमें वो रब करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी जो नीचे वाली लेयर होगी वो उसमें प्रेजेंट होगा प्योर मैग्नीशियम। क्लियर है? तो व्हाई वी नीड टू क्लियर और क्लीन द मैग्नीशियम रिबन before doing this activity? So to get the accurate results, to remove the already salt present on the surface of the magnesium oxide, इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा ताकि वो रिमूव्ड आउट हो जाए। ठीक है बच्चों, और इसमें क्वेश्चन क्या बताया, यानी एक सावधानी बताई गई है कि आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते टाइम डायरेक्टली उसको नेक्ड आई से नहीं देखना, क्योंकि जब वो बर्न होता है मैग्नीशियम रिबन तो बहुत व्हाइट डेजलिंग लाइट आती है, बहुत सफेद कलर की और बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आती है। अगर आप डायरेक्टली उसको देखते हो तो हो सकता है कि आंखों में
इतनी इंटेंसिटी की लाइट की हैबिट नहीं होती है ना इसको, तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है। तो इसलिए बेटर है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम या तो हम अपने ग्लासेस वेयर कर लें या कोई प्रोटेक्शन टूल हम इस्तेमाल करें, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लीन a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper। और इसको सैंड पेपर से क्यों रब करेंगे ये आप हमें बता सकते हैं अभी, ठीक है। टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस मैग्नीशियम। तो वो बोल रहे हैं कि हमें 2 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन की स्ट्रिप लेनी, ओके। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी चिमटा होता है ना, चिमटा रोटी सेकने वाला, वैसे टोंग्स होते हैं और उससे हमें होल्ड करना है ताकि जब वो बर्न हो तो हमारी बॉडी को उससे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो टोंग से यानी चिमटे जैसे टूल से हमें उसको हैंडल करना, किसको, मैग्नीशियम रिबन को। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैंप और जस्ट बर्नर, है ना, या तो स्पिरिट लैंप भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो बर्नर भी सफिशिएंट है। इसमें तो बर्निंग के लिए बस आग चाहिए ना, आग तो चाहे हम लोग ये वाला लैंप यूज कर ले या तो बर्नर यूज कर ले। एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर। ये हमारे टोंग्स हैं, मैग्नीशियम रिबन क्लीन कर चुके हैं इस मैग्नीशियम रिबन को हम। अब इसको हमें बर्नर की हेल्प से बर्न करना है और जो भी ऐश यानी बर्न होने के बाद जो भी राख मिलेगी हमें उसको अलग से किसी प्लेट में, ग्लास टम्बलर में कलेक्ट कर लेना है ताकि हम उसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर सके। टोंग्स, मैग्नीशियम रिबन, बंसन बर्नर। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम बर्न करना। तो इस तरीके से व्हाइट डेजलिंग लाइट ये हमें प्रोड्यूस करके देगा जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। तो व्हाइल बर्निंग मैग्नीशियम स्टूडेंट्स किसके साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम व्हाइल बर्निंग विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। Mg, मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg। बर्न हो रहा है मतलब इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। कोई भी चीज बर्न होती है मतलब उसका रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव अस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए हम आगे लगा देते हैं 2। देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ये हमारा 9th क्लास का पार्ट है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसके ऊपर कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगी। अभी इसमें देख लेते हैं कि MgO कैसे बना। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स 2, एटॉमिक नंबर होता है 12। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, अगेन वैलेंसी 2। व्हाइल फॉर्मिंग द कंपाउंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा बन जाएगा क्या, Mg2O2। क्योंकि 2O2 सेम नंबर्स हैं यानी कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, तो हमारा हो जाएगा Mg1O1। और ये 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, तो हम इतना कॉम्प्लिकेशंस करने के बजाय वी कैन सिंपली राइट इट एज जस्ट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम बर्न करेंगे रिबन को तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और इसी बर्निंग से हमारा रिएक्शन विल टेक प्लेस मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम कलेक्ट कर लेंगे इस प्लेट में, ठीक है स्टूडेंट्स। Next is we are collecting the ash over here in this plate. How, what do you observe? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब प्रैक्टिकली आप ये चीज को देखोगे तो जब आप रिबन बर्न करोगे तो बहुत व्हाइट डैजलिंग लाइट आपको दिखेगी। तो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि हमें बहुत ब्राइट व्हाइट डैजलिंग जो है लाइट देखने को मिली। मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। कंक्लूजन यानी इस एक्टिविटी से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, as we have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white light. It changes into a white powder, यानी जो इसकी ये राख मिली है हमको, ये कैसा है, white powder है। This is the white powder and this compound is magnesium oxide. How it is produced? It is produced by the reaction of magnesium with oxygen. So this is magnesium oxide. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen. कैसे बना है ये कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना है,
जब मैग्नीशियम को हमने बर्न किया है मतलब हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, तब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, देखते हैं। इट इज अबाउट, देखो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, होल्डर है, पूरा हमारे अपैरेटस है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। कौन सा केमिकल है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज Ki, symbol of potassium is K. Iodide means iodine. तो Ki forms potassium iodide. Potassium is metal. Potassium is metal. Iodine is non-metal. तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो हमारा कैसा कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म by a cation and an anion, a metal and a non-metal is known as ionic compound. एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयंस, नॉन मेटल ऑलवेज फॉर्म्स नेगेटिव आयंस। और एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयंस के बीच में जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो पोटेशियम आयोडाइड कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। क्यों है आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन से कंपाउंड बनता है, या हम बोल सकते हैं एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, या हम कह सकते हैं एक कटायन और एक अनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। और जिन कंपाउंड्स के बीच आयोनिक बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम आयोडाइड है एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और ये कैसा कंपाउंड है, ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और टेस्ट ट्यूब में क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है। लेड का फॉर्मूला होता है बच्चों Pb, मतलब Pb से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, प्लम्बम Pb। और नाइट्रेट क्या होता है, NO3। नाइट्रेट इज NO3, PbNO3। ये हमारा मेटेलिक पार्ट है, दिस इज अवर मेटेलिक पार्ट एंड दिस इज अवर नॉन मेटेलिक पार्ट। वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स Pb की, यानी लेड की जो वैलेंसी है वो होती है 2 और लेड नाइट्रेट्स की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। तो कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज, तो हमारा कंपाउंड बनेगा Pb। अगेन इट इज आल्सो आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, ये भी आयोनिक कंपाउंड है। Pb के साथ आ जाएगा 1, तो 1 को स्टूडेंट्स हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है NO3। NO3 पूरा कंपाउंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और इसके साथ क्या आने वाला है 2। तो हम क्या करेंगे, NO3 को ब्रैकेट में लिख देंगे, NO3 को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। और इस पूरे के साथ अब हमारी क्या वैलेंसी आ जाएगी, लेड की वैलेंसी आ जाएगी 2। तो ये हमारा बन गया लेड नाइट्रेट। तो PbNO3 क्या है स्टूडेंट्स, लेड नाइट्रेट है। और पोटेशियम आयोडाइड क्या है हमारा, Ki। तो जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट के साथ, तो देखते हैं हमारा क्या जो रिएक्शन है वो बनता है, क्या केमिकल इक्वेशन इसकी होने वाली है। और एक चीज याद रखने वाली है कि जो पोटेशियम आयोडाइड है ये भी लिक्विड होता है, और लेड नाइट्रेट जो है ये भी दोनों ही लिक्विड्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनके फॉर्मूले जो है वो कैसे लिखने हैं। अगर आपको 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में नहीं सीखोगे कि फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, तो बच्चों और ये कैसे होगा, जब आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले लर्न होंगे, जब आपको एलिमेंट्स लर्न होंगे, एलिमेंट्स के सिंबल्स लर्न होंगे, वैलेंसीज कैलकुलेट करनी आती होगी, तभी जो है आप ये जो इनके कंपाउंड फॉर्मेशन है ये लिख पाओगे। कंपाउंड फॉर्मेशन अगर आपको आ गई है, फिर आपको केमिकल रिएक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और केमिकल रिएक्शन आप जब लिख पाओगे तो बहुत, मतलब आपका जो काम है ना केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा, मतलब आपका सॉल्यूशन हो गया। आपको बस फिर चीजें मेमोराइज करनी होंगी। आप ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ गए कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखना है या केमिकल कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे आपका जो मेन एम्फसाइज है स्टूडेंट्स, वो पहला इस चीज पे होना चाहिए कि जो बेसिक्स होते हैं केमिस्ट्री पे, उन पे आप अपनी कमांड बना लो, ताकि जब आप फर्दर चैप्टर्स करोगे, केमिकल रिएक्शन के बाद आप एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर करोगे, फिर आप मेटल नॉन मेटल, और लास्ट में आप करोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चारों चैप्टर में बस आपको आना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। बाकी चीजें तो यूं चुटकियों में आप कर दोगे, बाकी और कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें।
ये स्टार्टिंग का पार्ट बस थोड़ा सा इनिशियली जो आपको ये चीजें लर्न करने वाली हैं, कंपाउंड वाली हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड यानी बेसिक्स वाली अगर आपने कर ली, सॉर्टेड है, आगे की केमिस्ट्री में चीजें बिल्कुल सॉर्टेड, आपको फिर हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं, केमिस्ट्री तो यूं हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा कि लेड नाइट्रेट कैसे बना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट देयर रिएक्शन। ये ड्रॉपर उठाया हमने, अब ड्रॉपर में कलेक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, और अब हम इसको इंसर्ट कर देंगे किसमें, टेस्ट ट्यूब में, जिसमें क्या है हमारा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ओह, ये क्या फॉर्म हो गया बच्चों, इन दोनों केमिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, देखो, और कलर कैसे चेंज हो गया इसका, इट इज समहाउ येलोइश इन कलर। तो देखो, पोटेशियम आयोडाइड ने जब रिएक्ट किया लेड नाइट्रेट के साथ तो हमारा येलो कलर का सब्सटेंस बन गया, यानी जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कलर भी चेंज होता है। तो एक पॉइंट और क्या नोट डाउन करोगे आप, कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो देयर इज आल्सो चेंज इन द कलर ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है बच्चों। सो येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। चलिए इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये बताओ, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेट, क्या होता है बच्चों प्रेसिपिटेट। देखो, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अच्छा, आपने कभी मक्खन निकलते हुए घर में देखा है, मक्खन देखा ही होगा गांव में या घरों में, अभी भी अपनी हमारी मदर्स निकालते हैं। अभी कैसे निकालते हैं, अब सिटीज में है तो हमारे पास गांव वाले इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो मिल्क की जो मलाई को कलेक्ट किया जाता है उस पर चर्निंग प्रोसेस है, मिक्सर में डाल के हम उसको घुमा देते हैं, ठीक है, चर्निंग प्रोसेस बोलेंगे उसको। और उससे क्या होगा, जो हमारा मक्खन है वो ऊपर आ जाता है ना, आता है ना मक्खन ऊपर। तो ये जो मक्खन है, इसको जब हम हाथ में लेंगे तो हम देखेंगे भाई ये तो सॉलिड भी नहीं है ना, उतना ज्यादा ठोस भी नहीं है, और ना ही तो ये लिक्विड भी है कि हम रख दे और ये बह जाएगा। तो ये ना तो सॉलिड है और ये ना तो लिक्विड है, तो कैसे स्टेट है फिर इसकी स्टेट है बच्चों सेमी सॉलिड, यानी आधा आधा सॉलिड आधा आधा लिक्विड, उस स्टेट को हम बोलेंगे सेमी सॉलिड इन नेचर है। तो प्रेसिपिटेट जो होता है ये कैसे होते हैं, सेमी सॉलिड्स होते हैं, ये जिस भी लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं उसमें सॉल्यूबल नहीं होते, उसमें ये घुल नहीं जाते हैं, ये या तो ऊपर या तो नीचे कहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी आप उसको ऐसे ऐसे लम्स की तरह, गुच्छे की तरह, झुंड की तरह ये बन जाएगा और आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो, किसको, प्रेसिपिटेट को। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और जनरली इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस की स्टेट कैसी होती है, सेमी सॉलिड स्टेट होती है, जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, और आप इसको जो है इसको इजीली सेपरेट आउट भी कर सकते हो। तो जब ऐसा किसी रिएक्शन से सब्सटेंस हमें मिलता है तो उस सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इस एक्टिविटी में भी हमारा प्रेसिपिटेट मिला है, क्या मिला है देखते हैं। अच्छा, आई होप आपको क्लियर होगा प्रेसिपिटेट होता क्या है, ठीक है बच्चों। चलो, क्या था हमारा, रिएक्शन लिख लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड KI reacted with lead nitrate यानी Pb ब्रैकेट NO3, नाइट्रेट इज NO3, वैलेंसी ऑफ Pb इज 2। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इट गिव्स एरो आपको क्या डिनोट कर रहा है कि हम प्रोडक्ट लिखने वाले हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, अभी हमने बात की थी ये हमारा मेटेलिक पार्ट होता है, ये हमारा नॉन मेटेलिक पार्ट है। अगेन दिस इज अवर मेटेलिक पार्ट, है ना, आयनिक कंपाउंड्स लिखते टाइम सबसे पहले प्रेफरेंस मेटेलिक पार्ट यानी मेटल पहले लिखा जाता है और नॉन मेटेलिक पार्ट बाद में लिखा जाता है, और ये हमारा नॉन मेटल है। तो अब ये देखो, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, तो दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी दो बार पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा, जो यहाँ का मेटल है वो यहाँ के नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। वैलेंसी चलो पोटेशियम की 1 है, नाइट्रेट की भी 1 है, प्लस क्या बनेगा हमारा, इस मेटेलिक पार्ट ने इस नॉन मेटेलिक पार्ट के साथ कॉम्बिनेशन करके ये कंपाउंड बनाया है। अब हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ का मेटल वाला पार्ट और यहाँ का नॉन मेटल वाला पार्ट, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, प्रेफरेंस क्योंकि मेटेलिक पार्ट को दी जाती है तो पहले आएगा Pb यानी लेड, और इसके बाद हमारा आ जाएगा I2, PbI2। PbI2 क्यों बच्चों, चलो एक बार फिर से बता देते हैं आपको, Pb वैलेंसी 2, आयोडीन वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा PbI2 यानी लेड आयोडाइड। ये क्या है स्टूडेंट्स,
लेड आयोडाइड। तो हमारा जो है फॉर्मेशन हो जाएगा लेड आयोडाइड का। और ये जो लेड आयोडाइड है बच्चों, ये है हमारा प्रेसिपिटेट। तो येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड, इज फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है और देयर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एज वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। आई होप दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू यू। लेड आयोडाइड, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये किसके बारे में है, देखते हैं किसके बारे में। आई होप दिस इज जिंक, दीज आर जिंक ग्रैन्यूल्स। एक्टिविटी थर्ड, दिस इज आर कॉनिकल फ्लास्क है ये हमारा। हमने उठाया क्या, जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हमने उठाए और हमने इसको डाल दिया, इंसर्ट कर दिया कॉनिकल फ्लास्क में। ओके चलो आ गए नेक्स्ट। जिंक ग्रैन्यूल्स यानी जिंक के छोटे छोटे हमारे पीसेस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हमारे जिंक की, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4, क्या है बच्चों ये, डाइल्यूट H2SO4 मतलब हाइड्रो, ये क्या है H2SO4 क्या है, हाइड्रोजन और सल्फेट से कौन सा एसिड बन जाएगा कॉम्बिनेशन से, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन प्लस सल्फेट से हमारा कौन सा रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड या कौन सा एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो एसिड कंटेंट है वो लेस है और इस एसिड कंटेंट में वाटर का अमाउंट ज्यादा है। देयर इज मोर वाटर एंड लेस एसिड। तो जो एसिडिक, ये जो मीडियम बनेगा एसिडिक, इसमें बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया डाइल्यूट। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 होता मतलब ज्यादा हमारे पास एसिड होता और बहुत लेस उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी होती, तो मोर एसिड लेस वाटर कंसंट्रेटेड हो जाता है और मोर वाटर लेस एसिड डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये डाइल्यूट H2SO4 लिया है, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पर लिया है रिएक्शन के लिए। और वैसे भी एक्टिविटी करते टाइम हम लोग डाइल्यूट ही लेते हैं, क्योंकि बच्चे रिएक्शन करवाते टाइम लैब्स में उतने ज्यादा मस्ती में रहते हैं ना, तो हो सकता है अगर कंसंट्रेटेड एसिड होगा, तो एसिड्स के बारे में हमें मालूम है कि बहुत ये कॉरोसिव इन नेचर होते हैं, अगर हमारी स्किन पे गिर गई तो जल जाती है स्किन उससे, मतलब बहुत डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। इसलिए लैब्स में प्रेफरेंस स्किन को दी जाती है जो हमारे डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, ताकि अगर गलती से कभी स्पिल भी हो जाता है ये, तो उतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ये ना करवाए, तो उतनी ही इनकी इंटेंसिटी रखी जाती है जिससे हमारा जो रिजल्ट है व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज वो हमें एक्यूरेट मिल सके। अगेन हमने लिया ड्रॉपर, ड्रॉपर से हम उठाएंगे डाइल्यूट H2SO4 और इसको हम रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ, यानी जिंक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, चलो कॉर्क पैक कर दिया हमने हमारे फ्लास्क को, ग्लास ट्यूब है और कॉनिकल फ्लास्क है और ये है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं जल्दी से। जिंक लिया, सबसे पहले हमने क्या लिए हैं, जिंक लिए हैं, तो जिंक क्या हो जाएगा हमारा, Zn is zinc, Zn जिंक। ये कलर शायद विजिबल नहीं होगा, राइट। Zn is स्टूडेंट्स जिंक होता है हमारा। जिंक इज अ मेटल, जिंक क्या है बच्चों, एक मेटल है और मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, H2SO4। H2SO4 मतलब स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा, कैसे होगा रिएक्शन देखो, जब हम स्टूडेंट्स थे बहुत मुश्किल लगती थी ये चीजें, मतलब लगता था क्या है ये, कैसे कर रहे हैं इसको, आगे क्या बनेगा इसमें। लेकिन जब आप रियलाइज करोगे थोड़े बड़े होते होते कि इतनी भी मुश्किल चीजें नहीं है, तो बेटर है आप लोग अभी रियलाइज कर लो कि इतनी भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक होता है इसपे, वो ट्रिक अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम रिएक्शन लिखने में तो नहीं आने वाली है। तो अब देखो ये पॉजिटिव यानी कि हमारा कटायन है, पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव आयन बनाएगा, यानी हमारा कटायन है, और ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, अगेन आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, और जिंक मेटल, और मेटल्स तो हमारे हमेशा पॉजिटिव आयन्स बनाते ही हैं, मेटल्स तो ऑलवेज, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ऐसा कोई मेटल हो कि जो नेगेटिव आयन बनाता हो। हाँ, लेकिन नॉन मेटल्स में एक्सेप्शनल केसेस हैं। हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, सारी गैसेस हमारी नॉन मेटल होती हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और सारे नॉन मेटल्स के बारे में हमने क्या देखा है, जनरली दे फॉर्म्स नेगेटिव आयन, ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव आयन्स बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और अमोनियम NH4
ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाते हैं, यानी ये नॉन मेटल होते हुए भी किसकी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, व्हाइल फॉर्मिंग द आयंस, ये पॉजिटिव आयन बना देते हैं। कौन, हाइड्रोजन। नॉन मेटल है लेकिन आयन कैसे बनाता है, पॉजिटिव, लेकिन ज्यादातर नॉन मेटल्स कैसा आयन बनाते हैं, नेगेटिव। तो चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बच्चों। अब ये जो SO4 है, SO4, इस SO4 के पास दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं, या तो ये हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइंड रहे और या तो ये क्या करे, इस जिंक, जो देखो दोनों प्लस है, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव की अट्रैक्शन किसके पास होती है, हमने पढ़ा है ना कि ऑपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस सॉरी अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है, ये जो ऑपोजिट चार्जेस है प्लस प्लस यानी जिंक प्लस और H2 प्लस, ये माइनस का चार्ज SO4 सल्फेट का आयन या तो ये इसी के साथ H2 के साथ रहे और या तो ये अनदर चॉइस इसके पास प्लस वाली जिंक है उसके साथ कंबाइन हो। अब ये किसको चूज करेगा, जिसकी पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगी, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसी के साथ ये कंबाइन हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन से बहुत ऊपर आता है हमारा जिंक, हाइड्रोजन से बहुत ऊपर आता है हमारा जिंक, हाइड्रोजन। हालांकि ये रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की होती है, लेकिन मेटल वाली सीरीज में हाइड्रोजन को पोजीशन क्यों मिलती है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस बनाता है लाइक अदर मेटल्स, इसलिए हाइड्रोजन को भी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में इंसर्ट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉपर और ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, लेड ये सब है हमारे यहाँ पे, टिन, लेड वगैरह, फिर हमारा जिंक है और ऊपर, बीच में और एलिमेंट्स है और मेटल्स है और इनके ऊपर हमारे क्या है स्टूडेंट्स, जिंक है। यानी जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सल्फेट का आयन क्या करेगा, ये बोलेगा नहीं आप लेस रिएक्टिव हो, आई विल नॉट कंबाइन विद यू बट आई विल कंबाइन विद द जिंक। तो ये यहाँ पे जिंक आएगा और इसके साथ रिएक्शन बना लेगा, किसके साथ, सल्फेट के साथ, और ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। जिंक will take the position of hydrogen and it will displace this hydrogen from this sulfuric acid, और इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंपाउंड है, कंपाउंड में एक पार्ट को हटा के जब उससे ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस आके एड ऑन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी x प्लस वाई जेड, x प्लस वाई जेड, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर अगर ये y हट के x इस पोजीशन पे आ जाता है तो बन जाएगा xz और ये जो y है ये अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो इसके बारे में तो थोड़ा हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। अभी इस एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ फॉर्मेशन होगी, जिंक जब यहाँ अटैच हो जाएगा इस हाइड्रोजन को हटा के तो बन जाएगा क्या, जिंक सल्फेट, ZnSO4। ठीक है बच्चों, और अलग कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज गैस। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है बच्चों, गैस है, तो ये गैस हमारी अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यही गैस हम यहाँ से रिलीज करवा के ऊपर कलेक्ट करने वाले हैं। तो अगेन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें गैसेस भी इवॉल्व होती हैं, उनमें गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, यानी कैसे बबल्स क्यों प्रोड्यूस हुए, क्योंकि हमारी गैस प्रोड्यूस हुई है। कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन गैस। हीट इज गिवन आउट। ओके, एक चीज और रिमेंबर करने वाली आपको ये है कि जब भी हाइड्रोजन गैस किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर राइज हो जाता है। किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी मतलब उस रिएक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हीट इज गिवन आउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब गैसेस भी बनती हैं, चेंज ऑफ टेम्परेचर भी होता है, चेंज ऑफ स्टेट यानी स्टेट भी चेंज होता है। लिक्विड्स कंबाइन होते हैं तो गैसेस भी बन सकती हैं, गैसेस कंबाइन होंगे तो लिक्विड भी बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है केमिकल रिएक्शन में। हीट इज गिवन आउट यानी टेम्परेचर भी चेंज होता है, कई बार टेम्परेचर कम भी हो सकता है और टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है। चेंज ऑफ स्टेट यानी अगर हम बात करते हैं सपोज H2 प्लस O2 तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है ऑक्सीजन गैस के साथ और क्या बनेगा हमारा, फिर वाटर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, H2 प्लस O2
ये भी हमारी गैस है, H2 भी हमारी गैस है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है, वाटर फॉर्म, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होते हैं। तो ये जब केमिकल रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच, और जो नया कंपाउंड हमारा या नया प्रोडक्ट बना है, ये गैसेस थे, लिक्विड हमें मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन में स्टेट्स भी चेंज होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट। From the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. यानी इन ये जो एक्टिविटीज हमने देखी हैं, इनसे हम ये बता सकते हैं कि कब हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कब रिएक्शंस होते हैं बच्चों? इवोल्यूशन ऑफ गैस जब होता है, टेम्परेचर जब चेंज होता है, या जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, या फिर क्या होता है बताओ, न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जब होती हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, यानी कोई तो भी रिएक्शन जो हुआ है वो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। चेंज इन स्टेट, अगर चेंज इन स्टेट है तो भी केमिकल रिएक्शन होगा, चेंज इन कलर है तो भी केमिकल रिएक्शन, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, प्रोडक्शन ऑफ गैस है, तो भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, चेंज इन टेम्परेचर है तो भी केमिकल रिएक्शन, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है तो भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए ये 5 कंडीशंस होती है। अगर इनमें से कोई भी एक, दो या मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको किसी भी चेंज में देखने को मिलता है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स? Okay, first part is completed. Now we will come again with the second part. Till now, keep revising.